थे और कैसे उन्होंने यहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह कहानी सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का लेखा जोखा है जिन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर पर मेरे साथ चलें और जानें अंग्रेजों के भारत आगमन की पूरी कहानी। 17वीं सदी का वो दौर जब यूरोप के देश नए व्यापारिक रास्तों की तलाश में दुनिया भर में निकल पीढ़ी रहे थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। भारत की दौलत और व्यापारिक संभावनाओं ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। मसाले, रेशम और कीमती पत्थर इंग्लैंड में महंगे बिकते थे और कंपनी को इस व्यापार में भारी मुनाफा नजर आ रहा था। कंपनी के जहाज लंबी और खतरनाक समुद्री यात्राएं करके भारत पहुंचते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय शासकों से व्यापारिक अनुमति हासिल करना और यहां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना। यह वो दौर था जब भारत में मुगल साम्राज्य का राज्य था और अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली की तख्त पर बैठे थे। अंग्रेज व्यापारियों ने मुगल दरबार में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की और उन्हें कई कीमती तोहफे भी भेंट किए। उनका दावा था कि वे सिर्फ व्यापार करने आए हैं और उनका कोई राजनीतिक इरादा नहीं है। हालांकि समय के साथ साथ यह दावा झूठा साबित हुआ। अंग्रेजों की आमद ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। सन 1608 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह पर कैप्टन विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अनुभवी नाविक, अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत के तट पर उतरा। हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति हासिल करने का जिम्मा सौंपा गया था। वह अपने साथ कई कीमती तोहफे लाया था, जिनमें शामिल थे ब्रिटेन की बारीक कलाकारी वाले कपड़े, चमकदार बर्तन और शक्तिशाली दूरबीन। हॉकिंस ने मुगल दरबार पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा की। आखिरकार 2 साल की लंबी मशक्कत के बाद हॉकिंस को जहांगीर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया और उसे अपने दरबार में एक स्थान दिया। हालांकि जहांगीर ने हॉकिंस की बात मानने से इनकार कर दिया। हॉकिंस हताश होकर इंग्लैंड वापस लौट गया। हालांकि उसकी यह यात्रा बेकार नहीं गई। उसने जो अनुभव हासिल किए और जो जानकारी जुटाई, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। हॉकिंस की असफलता भी थी। सन 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। सूरत भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। इस केंद्र की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ता गया। यह भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत थी। समय बीतता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार दिन ब दिन फलता फूलता गया। कंपनी ने सन 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। यह किला व्यापार के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। यहां कंपनी के गोदाम, कार्यालय और मकान बनाए गए थे। एक छोटी सेना भी रखी गई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज ने अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मुंबई पर पड़ी। उस समय मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में था। हालांकि सन 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और दहेज के रूप में मुंबई को अंग्रेजों को दे दिया गया। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह था और यहां से यूरोप के साथ व्यापार करना बहुत आसान था। अंग्रेजों ने मुंबई को अपने व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का फैसला किया। अंग्रेजों ने मुंबई में नए बंदरगाह, गोदाम और कार्यालय बनवाए। उन्होंने यहां अपनी नौसेना का एक अड्डा भी स्थापित किया। धीरे धीरे मुंबई एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। मुंबई की बढ़ती समृद्धि को देखते हुए कई भारतीय व्यापारी और कारीगर भी यहां आकर बस गए। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम बन गया। 17वीं सदी के अंत तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 1690 में कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे 3 गांवों सूतानुती, गोविंदपुर और कलिकता को खरीदा। इन तीनों गांवों को मिलाकर कंपनी ने एक नया शहर बसाया जिसे कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता नाम दिया गया। कलकत्ता की स्थापना के पीछे कंपनी का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा व्यापारिक केंद्र स्थापित करना जो समुद्र के रास्ते यूरोप से सीधे जुड़ा हो। इसके अलावा कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला भी बनवाया जो उसके व्यापारिक हितों की रक्षा कर सके। कलकत्ता बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यहां से कपास, रेशम, नील और अफीम का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाने लगा। कलकत्ता में कंपनी ने अपना एक टकसाल भी स्थापित किया जहां वह अपने सिक्के ढलवाती थी। कलकत्ता की स्थापना ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति को और मजबूत कर दिया और उन्हें भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका प्रदान किया। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ चुका था। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। उसने भारतीय शासकों के मतभेदों का फायदा उठाया। सन 1757 में प्लासी के मैदान में युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी की जीत ने कंपनी को प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दिया। इस जीत के साथ ही भारत में कंपनी राज की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हौसला बढ़ गया। कंपनी अब भारत में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती थी। इसके लिए उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध सन 1764 में बक्सर नामक स्थान पर हुआ। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मुगल सेना और अवध की सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस हार के बाद मुगल सम्राट और अवध के नवाब को कंपनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दिया। इस युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रह का अधिकार हासिल कर ली। इसका मतलब था कि कंपनी को इन तीनों प्रांतों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना को सुदृढ़ किया और भारत को गुलामी की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, वह धीरे धीरे अपनी चालाकी, कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने कंपनी को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की और धीरे धीरे पूरे भारत पर उसका कब्जा हो गया। कंपनी ने अपनी फूट डालो और राज करो